वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि जो भी काम हम करें, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, तो वी ऑल वांट टू सक्सीड, राइट। और ये एक्सपेक्टेशन जो है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। इट्स अ वेरी लेजिट वे ऑफ वर्किंग कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीक तक हम पहुंचे। यहाँ पर एरिस्टोटल का कोट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एरिस्टोटल कहते हैं प्लेजर इन द जॉब पुट परफेक्शन इन द वर्क। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्लेजर इन द जॉब पुट परफेक्शन इन द वर्क। इसका मतलब यह है, जो भी काम अभी आप कर रहे हैं, लेट्स से आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका अभी जो मेन काम है, आपकी जो जॉब है, दैट इज़ टू स्टडी। अब ये स्टडीज़ जो हैं, इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप इसको बहुत ही जॉयफुली ले सकते हैं, या फिर आप एक बर्डन के तौर पर, या फिर बॉर्डम के तौर पर ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका एटीट्यूड ही तय करेगा कि आपको इसमें मज़ा आ रहा है, या फिर आप ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि आपको जो भी अपने लक्ष्य है उसको अचीव करना है। नाउ द थिंग इज़, कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। कोई भी चीज़ जब हम उत्साह से करते हैं, राइट, एक जुनून से करते हैं, तो उसको करने का जो मज़ा है वो तो आता ही है। इसी के साथ साथ हम उस पर्टिकुलर चीज़ में परफेक्शन की तरफ, अगेन लेट मी थ्रो सम मोर लाइट हियर। परफेक्शन का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप वन ऑफ द बेस्ट इन द मीन्स आप ही परफेक्ट है, आपसे कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। परफेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो भी कैपेसिटी है, आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो आप करेंगे। और जब आप अपने मैक्स लेवल तक परफॉर्म करने लगेंगे, राइट, तो धीरे धीरे होगा ये कि आपका ये जो मैक्स है, लेट्स से अभी आपका मैक्स का पॉइंट यहाँ पर है, तो धीरे धीरे यहाँ से भी आप ग्रो करने लगेंगे। आपका मैक्स पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी ग्रो होंगे, आपकी कैपेसिटी जो है वो भी ग्रो होगी, और आपका जो काम है वो भी परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। इवेंचुअली आप जो हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लेजर जो है, मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेजर इन द सेंस you need to enjoy what you are doing. This is the key to success. आज 14th अक्टूबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक हिंदी टॉपिक है नए चीफ जस्टिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, और रोबोट के बारे में बात करने वाले हैं हम। NIRF रैंकिंग एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। और जो हिजाब वाला केस है ना, जो कर्नाटका में पूरा इश्यू हुआ था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। नए चीफ जस्टिस से देश को है बड़ी उम्मीदें। हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कल ही आपको बताया था ना कि शायद जो हमारे यू ललित साहब हैं, जो अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो अपने नेक्स्ट जो अपने सक्सेसर हैं, जो उनके बाद जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो उनका नाम जो है वो सरकार को दे दिया है। मैंने आपको बताया था कल, याद आ रहा है आपको? तो अब हमारे देश को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे। प्रोसेस ये है कि जो करंट हमारे CJI होते हैं, तो वो अपने बाद के सबसे जो सीनियर जज होते हैं, उनका नाम सरकार को भेज देते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हमारे करंट CJI ने की है। और हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो देश के होंगे, उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इनका नाम है DY चंद्रचूड़ साहब। 9 नवंबर से DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो 2 सालों के लिए हमारे देश के CJI होने वाले हैं। 2 years इज़ ए लॉन्ग टर्म। हमने कल देखा था कि हमारे करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी टर्म जो है वो नियरली 3 महीनों की है, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। लेकिन नए जो हमारे CJI आएंगे, चंद्रचूड़ साहब, तो उनसे उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। अभी जो अगर आप लॉयर्स को पूछेंगे, राइट, जो सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ मिलेंगे, तो लकीली आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड, राइट, उनके फादर भी लॉयर हैं, मेरा फ्रेंड जो है वो भी लॉयर है। तो आई वॉज जस्ट हैविंग ए वर्ड रिगार्डिंग जुडिशरी। तो वो बता रहे थे कि चंद्रचूड़ साहब जब आएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें भी कोर्ट्स में आने वाली हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। आई एम नॉट श्योर कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन बिकॉज वो इस सिस्टम के पार्ट हैं, तो उन्होंने जो बताया, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि अगर चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो अपने कार्यकाल में ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे भारत की जुडिशरी में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मीन्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना, हम देखते हैं
क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करने से क्यों नहीं डरते, घबराते नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि सज़ा जो है वो शायद ही उनको मिले। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे स्कॉट फ्री हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, अच्छे जजेस तो हैं ही, लेकिन जब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो लेट्स होप के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। देश की सबसे बड़ी कोर्ट में रोस्टर, व्हाट इज रोस्टर? रोस्टर का मतलब क्या होता है? रोस्टर का मतलब ये जो खाना पकाने के लिए किसी चीज़ को रोस्ट करना है, दैट्स नॉट रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है कि जजेस जो होते हैं, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उसके बारे में एक केस भी हुआ था। मीन्स एक केस में हमारे, आई थिंक इट वाज रंजन गोगोई साहब, शायद उन्होंने ही कहा था ये, लेकिन हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो सीजेआई है इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, ही और शी इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में ऐसे सिस्टम है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो तय करते हैं कि कौन से जज जो हैं वो कौन सी बेंच, मीन्स कौन से जज या फिर उनके जजेस की जो बेंच है वो कौन कौन से केसेस जो हैं उनको संभालेंगे। लेट्स से कि हिजाब वाला जो केस है, तो सीजीआई ने रोस्टर तैयार किया कि ये और ये दो जजेस जो हैं वो हिजाब वाला केस संभालेंगे। फिर अगर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कोई केस आया तो फिर सीजीआई जो है वो कुछ जजेस का नाम जो है वो तैयार करेंगे कि ये 3 जजेस इनको संभालेंगे, ये 5 जजेस संभालेंगे। सो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क जो किया जाता है राइट बाय सीजेआई, वो तैयार करने की जो अथॉरिटी है वो सीजेआई के पास है, तो दैट इज़ रोस्टर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट? बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इसको लेकर कई बार खुद जो हमारे न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे सीजेआई ने बहुत सारे इश्यूज जो जुडिशियरी में हैं उनके बारे में खुद उन्होंने बताया है, गुण दोष के बारे में उन्होंने कहा है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इवेंट जब हमारे एक सीजेआई जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, राइट? प्राइम मिनिस्टर वाज देयर और उनकी आंखों में आंसू, लिटरली ही स्टार्टेड क्राइंग। और वो मीन्स आप सोचिए कि वो अपने प्रोफेशन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, उनको कितना दर्द हुआ होगा कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है और टाइम पर अपॉइंटमेंट नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है जुडिशरी के पास, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जुडिशरी जो है वो काफ़ी स्लो परफॉर्म कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो अलग अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हो चुके हैं उन्होंने उठाए हैं। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग अलग बेंच ने विरोधाभासी फैसले दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बेंच ने कहा कि ये सही है और उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरी जो बेंच है उसी टॉपिक पर कहती है कि ये सही नहीं है, या फिर वाइस वर्सा। कई बार अपने ही पूर्व फैसलों को बदल देती हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ बेंचेस, और कई बार हाई कोर्ट के जो फैसले हैं तो ये फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो उलट जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर भी सीजीआई को फोकस करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हम कहते हैं ना, सत्य, ट्रूथ, इसके बारे में आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, आप सोचिएगा इसके बारे में, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट, कि सत्य जो है वो शाश्वत नहीं रहा। जब हम कहते हैं ना कि सत्य जो है वो यूनिवर्सल होता है, वो हर जगह पर सेम रहता है। हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि शादी के बिना एक लड़का और लड़की अगर साथ में रहते हैं तो दैट इज़ नॉट ओके। ये कल्चर की बात है। लेकिन दूसरे देशों में आप जाए तो वहाँ पर ये चीज़ ओके, मीन्स इट्स वेरी नेचुरल, मीन्स वहाँ के कल्चर का पार्ट है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट्स ओके। तो ये एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि कल्चर के हिसाब से हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो अप एंड डाउन हो सकती हैं। आज से 15 साल पहले जो चीज़ें कॉमन थी, राइट, जिन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा था, आज वो चीज़ें नहीं हैं हमारे समाज में। और आज जो चीज़ें हम मान रहे हैं कि नहीं यही सही हैं, तो आज से 10-15 साल के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती हैं। बट दिस आर द थिंग्स दैट कैन चेंज। लेकिन सत्य जो है, ट्रूथ जो है, इसको शाश्वत यानी कि इट्स लाइक ए यूनिवर्सल, ये हमेशा सेम रहता है। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि जिस व्यक्ति के पास मुकदमा लड़ने की कैपेसिटी है, क्षमता है, उस पर निर्भर करेगा कि सत्य क्या है। तो ये एक चिंता का विषय है जिस पर सोचने की ज़रूरत है जुडिशरी को। रही बात कॉलेजियम की, कल मैंने पूरा कॉलेजियम कैसे काम करता है, उसके फ्लोज क्या हैं, यानी कि इश्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी, राइट? अगर आज आपका पहला दिन है, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
क्यूरियसली एजुकेशन को देख रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। एंड मैं चाहूँगा कि कल यानी कि जो 13 अक्टूबर का जो द हिंदू एनालिसिस वाला वीडियो है उसमें कॉलेजियम वाला जो टॉपिक है उसको खास देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, सारी चीज़ों के लिए मैंने सारी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं, मेंस और इंटरव्यू के लिए तो डेफिनेटली सारी चीज़ें, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ओके, सबसे बड़ा कार्य नए सीजेआई के समक्ष होगा कॉलेजियम के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले जजों का चुनाव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। दिस इज नंबर वन। हाई कोर्ट्स में भी जो टॉप क्वालिटी के जजेस हैं, टॉप क्वालिटी के जो लोग हैं उनको हम जजेस के तौर पर अपॉइंट करें। तो ये कॉलेजियम का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। हमने कई बार देखा है गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी जैसी सिचुएशन हो जाती है, राइट। जुडिशियरी कहती है कि हम गवर्नमेंट को नाम भेजते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत वक्त लगाती है, तो ये चीज़ें बराबर नहीं है। इसकी वजह से जुडिशियरी जो है उसको काफ़ी डिले करना पड़ता है। और गवर्नमेंट यह कहती है कि जुडिशरी जो है हमारी कोई बात नहीं मान रही है, जुडिशरी अपनी मनमानी कर रही है। इस प्रकार की चीज़ें, शब्द अलग है लेकिन इस प्रकार का भाव जो है वो दोनों के अंदर पैदा एक लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे कॉलेजियम की जो गरिमा है उसकी रक्षा करना भी सीजीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो लेट्स से कि अगर इसमें एक नया चेंज आने वाला है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट अ वीडियो फॉर यू एज वेल गाइज, राइट। कल मैंने बताया था ना कि 5 जजेस मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। अब लेटेस्ट खबर यह आई, आई हैव टू गो बिट डीपर इनटू दिस टॉपिक। अभी मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है कि 6 मेंबर वाली कॉलेजियम भी आने वाली है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गिव मी सम टाइम, अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज न्यू सीजीआई वाला टॉपिक इज कंसर्न्ड। इन प्रिपरेशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है दोस्तों। 36th नेशनल गेम्स कहाँ पर हुई? गुजरात में, राइट। गुजरात के 6 शहरों में, इससे पहले भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी तो मैं उन शहरों के नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो लगभग 3 महीनों का वक्त दिया गया था और 3 महीनों के अंदर गुजरात ने सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर ली। हमने देखा कि कैसे उन्होंने नया विलेज नहीं बनाया और होटल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया फॉर एकोमोडेशन। तो ये सारी चीज़ें, अलग अलग स्टेडियम्स और जो इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ थी तो उनका इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भारत की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को दिखाती है। और जिस हिसाब से 3 महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें की, तो दिस इंडिकेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड एज वेल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो गुजरात ने दिखाई है। और भारत का एस्पिरेशन क्या है कि हम ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर होस्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ दिस इज़ ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। इससे हमारे देश का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर हम 3 महीनों के अंदर इतनी बड़ी नेशनल गेम्स जो हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, देन वी कैन डेफिनेटली थोड़ा और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हड़बड़ी में ओलंपिक्स नहीं होती है, लेकिन वी कैन डू इट। ये एक भाव जो है, ये एक कॉन्फिडेंस जो है, मुझे लगता है पैदा हो गया है कि हम ओलंपिक्स को हैंडल यहाँ पर कर सकते हैं, इसके होस्ट बन सकते हैं। डबल इंजन सरकार, अभी गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं तो ये काफ़ी एक बीजेपी का एक स्लोगन चल रहा है कि डबल इंजन सरकार। इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो काम करना जो है वो आसान हो जाता है। बट यहाँ पर मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं करना हूँ, राइट। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्यूरियसली एजुकेशन किसी भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कोई यहाँ पर फंडिंग नहीं दे रहा है, फंडिंग हम ले भी नहीं रहे हैं ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म, दिस इज़ ए प्योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि ये गलत मैसेज ना जाए कि भाई कोई पार्टी के साथ एसोसिएट है। लेकिन यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि ये जो गेम्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इसमें कैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन टैंडम, सिंक्रोनाइजेशन में अच्छी तरीके से काम किया और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे इवेंट को हैंडल किया। और इसी के साथ साथ अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं इसकी भी अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हुई है बिकॉज ऑफ दिस 36th नेशनल गेम्स इन गुजरात। और स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडेड टूर्स जो है वो रखी गई थी ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो, यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देख सके, वो देख सके कि इस प्रकार की गेम्स जो है वो कैसे हैंडल की जाती है। एंड आई एम श्योर फ्यूचर में कोई या तो स्पोर्ट्स पर्सन उसमें से आएगा या फिर कोई अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर उसमें से पैदा होगा। स्पोर्ट्स का अच्छा एक फ़ैन भी पैदा हो सकता है। एवरी ड्रॉप काउंट्स।
पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ये जो ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई थी सूरत में, राइट, तो अगेन इससे यही बूस्ट हुआ है, एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हम ओलंपिक जो है वो फ्यूचर में होस्ट कर सकते हैं। और 37th एडिशन जो है वो कहाँ पर होने वाला है, ये गोवा में होने वाला है। तो लेट्स होप कि गुजरात में जिस प्रकार से अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया, तो लेट्स होप कि गोवा में भी इसी प्रकार का सक्सेस हमें देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके ओलंपिक का जो सपना है हमारे देश में होस्ट हो जाए, तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कई बार बताया, स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जॉब्स जनरेट की जा सकती हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है इसकी वजह से, राइट। हमारे देश का जो पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कि जो कोई अगर लेट्स से कोई नीरज चोपड़ा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये जो आर्टिकल है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें किन किन लोगों को क्या क्या मेडल्स मिले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं चाहूँगा कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि इस आर्टिकल में पूरा लिस्ट दिया गया है। और ख़ास करके अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो भी राज्य, लेट्स से इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान, राइट, तो राजस्थान के अगर कोई प्लेयर इस नेशनल गेम में उनको अवार्ड मिला है या फिर ट्रॉफी जीती है, तो मेक श्योर कि आपको उनके नाम पता हो और किस स्पोर्ट्स में उन्होंने वो जीता है वो पता हो। ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, राइट। और इसकी टेक्निक ये है कि जो भी प्लेयर हैं उनका सिर्फ नाम मत पढ़िएगा, राइट, उसकी फ़ोटो जो हैं वो एक बार देख लीजिएगा, वो जब खेल रहे हैं उसकी फ़ोटो, और मेडल जीता है वो फ़ोटो, ताकि आपको पता चल जाएगा सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड मिला है। और जब खेल रहे वो फ़ोटो देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। तो ये थोड़ा होमवर्क आपको ही करना है। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट इनफ? द आंसर इज नो, अभी नहीं है। लेट मी गिव यू द आंसर राइट नाउ, राइट। पायोनियर का ये आर्टिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऑफकोर्स एक लंबी दूरी तय की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जा रही है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, सर्जरी, राइट, सर्जरी में भी इसका उपयोग जो है वो होने लगा है, आर्ट में इसका इस्तेमाल जो है वो होने लगा है। तो यस, धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? इंडिपेंडेंट यानी कि एक छोटा बच्चा जो होता है, उस बच्चे को जब हम ट्रेन करते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको वो एनवायरनमेंट से सारी चीज़ें सीखेगा, एंड जब वो बड़ा हो जाएगा या फिर बड़ी हो जाएगी, वो लड़की हो लड़का हो, इट डजेंट मैटर, राइट। डोंट पे अटेंशन टू द शब्द, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंटेंट है वो ये है कि एक इंसान जो होता है जब वो एक एज तक पहुँच जाता है, आफ्टर दैट ही और शी कैन थिंक, वो खुद अपने डिसीजंस लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें खुद डिसाइड करेंगे। तो क्या इस लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंचा है? ऑफ कोर्स नहीं, राइट। अभी भी वी कैन नॉट से इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स इसको नाम दिया गया है। आप यूड बी थिंकिंग कि मैं AI की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये AI नहीं है। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी अगर हम कोर में, अगर इसके रूट में जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, मशीन जो है वो खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करे, सीखें, राइट। तो ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। अभी भी क्या हो रहा है कि जो प्रोग्रामिंग हमने जितनी उसकी प्रोग्रामिंग की, उस हिसाब से वो चीज़ें काम करेगी। अब हम देखते हैं कि कई घरों में ऐसा है कि आप उसमें एंटर करेंगे तो फिर वो लाइट्स ऑन हो जाएगी, फ़ैन ऑन हो जाएगा, AC ऑन हो जाएगा। दिस आर ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आप वहाँ से निकल जाएंगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेंसर्स और प्रोग्रामिंग से चलती हैं। तो इट्स गुड बट इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू नो व्हाट आई मीन? इसको नाम दिया जाएगा बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए, बट इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस येट। एनीवे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई UK में। आपकी स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके देख लें। ऐसा ही लग रहा है ना इसका चेहरा? अगर दूर से कोई देखे तो ऐसा ही लगेगा कि कोई लड़की खड़ी है, बट ये लड़की नहीं है, इट्स ए ह्यूमनॉइड रोबोट। इसका नाम है AIDA यानी कि एडा। और ये जो एडा है, इसने UK की पार्लियामेंट को एड्रेस किया। अब इट वॉज नॉट फ्लॉलेस। ऐसा हुआ कि एडा जो है वो बात कर रही थी और
फिर ये स्लीप में चली गई, राइट, स्लीप मोड में चली गई और फिर इसको रीबूट करना पड़ा। तो इट्स ओके, ये ऐसा होगा अभी तो। लेकिन एडा जो है उसने कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल कम्युनिटी को एड्रेस किया, उसके साथ बातचीत की और एआई की जो क्रिएटिविटी है, इसका जो स्कोप है, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। और यहाँ तक भी बातचीत होने लगी है कि क्रिएटिविटी जो क्षेत्र है इसमें भी एक पैराडिम शिफ्ट आ सकता है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा मतलब समझाऊँ आपको? ओके, क्रिएटिविटी एक क्षेत्र है। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट क्रिएटिविटी। और मैंने जब अपना मास्टर्स किया बिजनेस मैनेजमेंट में, तो मैंने एक सब्जेक्ट से लिया। उस टाइम पर ये बहुत ही नया सब्जेक्ट था, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 के टाइम की बात है। तो इनोवेशन मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट जो है वो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पर, और उसमें मैंने क्रिएटिविटी के बारे में एक चीज़ सीखी। क्रिएटिविटी में हमारे सबके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव विचार जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो तभी मीन्स नए विचार आना, दैट्स नॉट क्रिएटिविटी, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर आप किसी एक फील्ड में हैं, किसी एक सेक्टर में हैं, उसी सेक्टर में आप क्रिएटिव हो सकते हैं, उसी सेक्टर में आप नए कुछ बदलाव जो है वो ला सकते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है इट्स नॉट जस्ट एक विचार आया, क्रिएटिविटी इज़ लाइक ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी। ओके, अब क्रिएटिविटी में भी एक पैराडिम शिफ्ट आएगा। पैराडिम शिफ्ट यानी कि एक ऑल टुगेदर नया लेवल जो है वो खुलेगा बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एक चर्चा का विषय है। अभी जो चर्चा के विषय हैं वो ये है कि इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, बातचीत हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स उसकी हमेशा एक लिमिटेशंस रहेगी, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ गुड थिंग एक साइड से देखें तो, लेकिन एक साइंटिफिक दिमाग जो है उसकी खास बात यह है कि ये किसी भी चीज़ को ऐसे ही बिना सोचे समझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस फिल्म आई रोबोट नाम की एक फिल्म थी, बहुत ही फेमस फिल्म थी। और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे रोबोट्स जो होते हैं वो अगर खुद सोचने लगे, खुद डिसीजंस लेने लगे, और अगर वो रोबोट जो हैं एक बुरे इंसान की तरह, अगर एक बुरा रोबोट आ गया, बुरी सोच वाला रोबोट आ गया, तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आई एम नॉट सेइंग कि उसके कोई फ़ायदे नहीं है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन हमें इस पहलू के बारे में भी सोचना होगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गलत ट्रैक में चला गया, तो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होगा तो दैट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आई होप इस पर भी साइंटिस्ट जो हैं वो सोच रहे होंगे। दिस थिंग्स आर एक्साइटिंग, बट उसके कुछ बैड इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। अनरिलायबली A++ टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। रैंकिंग की बात करें तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो फिर एक बार भारत की तरफ से एक टॉप एंट्री कैटेगरी में रहा है। अगेन पूरा प्योर जीके जनरल नॉलेज की बात है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, राइट। और इसी हिसाब से भारत सरकार का जो NIRF रैंकिंग जो है उसमें भी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब बात करते हैं नेक स्कोर्स के बारे में। नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। 7 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी है, राइट, तो इसको अभी तक का हाईएस्ट एवर नेक स्कोर मिला है। इसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज है बेंगलुरु में, तो इसको भी काफ़ी अच्छा स्कोर मिला है। फिर कोयम्बतूर में एक यूनिवर्सिटी है, उसको भी काफ़ी अच्छा स्कोर, मीन्स पिछले 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही होता जा रहा है एज पर नेक असेसमेंट। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या नेक में भी कोई इश्यूज़ हैं? Yes, there are many issues with NAC as well. इसमें बहुत सारे ऐसे कई बार क्या होता है कि NAC जो है उसमें अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। यू कैन इन्फ्लुएंस इट, इट्स नॉट अ फ्लॉलेस सिस्टम, राइट। और मैंने खुद देखा है, मैं खुद अपना एक एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। हमारे गुजरात की एक यूनिवर्सिटी, ऑफकोर्स नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस टाइम पर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट NAC। मैं बात कर रहा हूँ आपको 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014। तो आई यूज्ड टू गो टू ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और ये जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है तो हम वहाँ पर बैठते, मीन्स
एक लाइब्रेरी थी जो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अलग से सेक्शन जो है वो दिया गया था। मीन्स परमिशन दी गई थी, इनफॉर्मल परमिशन के चलो स्टूडेंट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, भले ही आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना हो, यू कैन कम हियर एंड यू कैन स्टडी। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी नो डाउट जो वहाँ के लाइब्रेरियन हैं उन्होंने प्रोवाइड की, उसमें कोई गलत बात, मीन्स ही वॉज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। फिर सर ने हमें बुलाया, हमें 3-4 स्टूडेंट्स को, और हमें कहा कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा जी बताइए। यू टोल्ड मी कि एक अलग से आपको लाइब्रेरी हम दे रहे हैं, अलग से बिल्डिंग दे रहे हैं, वहाँ पर उस बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी है, मीन्स सेटअप क्रिएट करना है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप ये लाइब्रेरी नहीं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर पंखे हैं, लाइट हैं, पीने का पानी भी, वो जो बॉटल्स हैं वो मिल जाएगी आपको। तो वी आर लाइक मोर देन हैप्पी कि सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ही डिड वेरी वेल, मीन्स उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पता चला कि नेक की टीम आने वाली है, तो इसलिए कलर नए होने लगे, गार्डन का काम होने लगा, सालों तक जो चीज़ नहीं हुई थी वो धड़ाधड़ एक नई एनर्जी से सारे बदलाव जो हैं वो हो रहे थे। और फिर क्योंकि वो नई लाइब्रेरी में हम पढ़ाई कर रहे थे तो वो भी दिखा दिया कि चलो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद भी मीन्स नेक चली गई, उसके बाद भी हमें वो लाइब्रेरी यूज़ करने की परमिशन थी, बट एड हॉक, एड हॉक यानी कि ऑन द स्पॉट ऐसे बदलाव जो हैं वो किए जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। जब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ऐसा अच्छा ग्रेड मिल जाता है तो उसकी ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यूजीसी से अच्छा फंड मिलता है, फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको बेस्ट नैक का स्कोर जो है वो मिल जाए। और A++ और ये सारे रैंक जब दिए जाते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन रैंक्स पर रिलाई करते हैं। वो थोड़ी ये सारी डिटेल्स उनको पहले से पता होगी कि एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, वो ऐसे रैंक्स के माध्यम से फिर अपना डिसीजन लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ग्रेड इन्फ्लेशन भी किया जाता है, यानी कि बढ़ावा चढ़ावा जो है वो किया जाता है, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। करप्शन का भी कई बार नाम आता है। रीगल ट्रीटमेंट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट जो है वो नेक के मेंबर्स को दी जाती हैं, राइट। उनको इतना खुश रखा जाता है, इतना अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है कि वो बुरे मार्क्स दे ही नहीं सकते। इसकी एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होती है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट। रैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी आए, ताकि हमारे जो यंग इंडियंस हैं, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो कर सकते हैं, कि एजुकेटेड डिसीजन ले सके कि उनको किस यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर्स या फिर मास्टर्स करना है, ठीक है। स्प्लिट वर्डिक्ट, पायोनियर का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ये हिजाब वाला जो केस है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जो बेंच हैं, इसके 2 व्यू पॉइंट्स आए। बेसिकली स्प्लिट वर्डिक्ट है। एक जज ने कहा है कि हिजाब जो है वो बैन किया जाना चाहिए क्लासरूम में, दूसरे जज ने कहा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो एक जवाब हमें मिलना था सुप्रीम कोर्ट से, ये जवाब जो है वो नहीं मिल पाया। हिजाब रो जो है यानी कि हिजाब वाला जो ये केस है, तो इसमें आंसर्स हमें नहीं मिले। कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो हैं उन्होंने कहा कि वो बैन को सपोर्ट करते हैं, और जस्टिस सुधांशु धुलिया जो हैं उन्होंने इस बैन को अपोज किया, राइट। गुड पॉइंट इसमें यह है कि टॉप जजेस जो हैं उनके जो विचार हैं, राइट, उनके जो विचार हैं तो उसमें डाइवर्सिटी है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर जुडिशियरी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जजेस जो हैं वो एक चीज़ को लेकर एक ही स्टैंड हो, उनका अलग व्यू पॉइंट भी हो सकते हैं, और यहाँ पर यही हुआ, तो इट इज़ अ गुड पॉइंट एज फार एज जुडिशियरी इज कंसर्न। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन है, व्हाट इज़ इट। देखिए हमारे देश में सिख जो होते हैं, राइट, सरदार जी, तो उनको अगर वो मीन्स के सिख जो होते हैं वो अपने बाल नहीं काटते हैं, राइट, और अपने सिर के बाल और बियर्ड जो होती हैं, राइट, उनकी दाढ़ी मूछें जो हैं वो नहीं काटते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिम करते हैं, लेकिन वो पूरी जो क्लीन शेव जो है वो नहीं करते हैं। तो ये उनकी एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, और इसकी वजह से सिख सोल्जर्स जो होते हैं तो उनको भी ये छूट दी गई है कि वो अपनी पगड़ी जो है वो पहन सकते हैं, पग पहन सकते हैं, और उसके ऊपर वो एक नेट जैसा होता है, इज़न्ट इट। हमने देखा है बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने पहना है वो।
तो इट इज़ अलाउड। ये एक स्पेशल एग्जामेशन जो है वो सिख सोल्जर्स को दिया गया है। सेम थिंग गोज विथ मोटरसाइकिल के टाइम पर भी, मीन्स उनको हेलमेट नहीं पहननी है, सिख को ये एग्जामेशन दिया गया है। मुस्लिम सोल्जर्स जो होते हैं उनको दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है। हिंदू सोल्जर्स अगर कोई हैं तो उनको वो टीका नहीं लगा सकते। तो ये कुछ नियम है। तो ये एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके धर्म में कि उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप अपना धर्म की प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाएंगे। कि एक सिख जो होता है, अगर उसको ये कहा जाए कि आपको ये पग नहीं पहननी, मीन्स आप ये शेव कर दीजिए, राइट, तो फिर ही कैन नॉट प्रैक्टिस हिज रिलीजन। तो इसकी वजह से ये कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल नहीं होती हैं। हमें लगता है कि ये एसेंशियल है, लेकिन इट्स नॉट एसेंशियल। उसके बिना भी आप, ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू टीका नहीं लगाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं रहेगा। सेम थिंग गोज विथ ए मुस्लिम, कि अगर वो दाढ़ी नहीं रखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है। उसकी जो दूसरी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अगर फॉलो कर रहा है तो इज़ ओके, राइट। तो ये है एसेंशियल प्रैक्टिसेस का डॉक्ट्रिन। दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इंडियन एयरफोर्स में जो बियर्ड हैं, एक हमारे सोल्जर थे आईएएफ के, तो उन्होंने ये बियर्ड रखी थी, तो इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने उसको एयरफोर्स से निकाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी मेंबर ऑफ द एयरफोर्स व्हाइल ऑन ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म एंड नॉट डिस्प्ले एनी साइन और ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टिंग्विशेस one from another. Uniformity of personnel, beg your pardon, uniformity of personal appearance is quintessential to a cohesive, disciplined and coordinated functioning of an armed force, the top court has said. It went on to add that this prohibition didn't infringe upon their fundamental right to religion. अब यहाँ पर एक चीज़, listen, means I'm not coming from a military background, but I know few things about military. आर्मी में अगर आप हैं तो आप पगड़ी पहन सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर इन नेवी तो भी अलाउ किया जा सकता है, लेकिन एयरफोर्स जो हैं उसमें चीज़ें चेंज हुई। इफ़ यू आर ए लेट्स से पायलट, राइट, इफ़ यू आर ए एयरफोर्स, आप जो फाइटर जेट हैं वो उड़ाते हैं, तो यू हैव टू वेयर ए हेलमेट। हेलमेट के बिना, वो जो हेलमेट होती हैं, इट्स नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी हेलमेट, तो वो पहने बिना यू कैन नॉट, मीन्स आपको सीट में बैठने, मीन्स ट्रेनिंग में ही नहीं भेजा जाएगा, आपको वो हेलमेट पहननी है। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तो एयरफोर्स के रूल्स जो हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं कंपेयर टू आर्मी एंड नेवी। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि भाई आर्मी में सरदार जी को वो अलाउड हैं तो फिर उसमें क्यों नहीं है, तो ये टेक्निकल डिफरेंस है। जस्टिस सुधांशु धुलिया जो हैं, उन्होंने क्या कहा इस केस में? उन्होंने ये कहा कि उनका जो मेन फोकस था वो था एक मुस्लिम गर्ल चाइल्ड जो है, तो उसका राइट टू एजुकेशन, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया और इस वजह से उन्होंने इस बैन को अपोज किया है। उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको इनवैलिडेट कर दिया और इसी के साथ साथ जो 5 फरवरी 2022 को कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, जो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का ऑर्डर था, उसको भी उन्होंने क्वॉश किया है जस्टिस सुधांशु धुलिया ने, क्योंकि उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि एक गर्ल चाइल्ड जो है तो उसकी एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। द कोर्ट प्रोबेबली टुक द रॉन्ग पाथ। इट वॉज सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), its applicability and article 25(1) primarily, and it's ultimately a matter of her choice, he said. ये जस्टिस सुधांशु धुलिया साहब ने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा, द थिंग विच वॉज अपमोस्ट ऑन माई माइंड वाइल डिसाइडिंग ऑन दिस केस वॉज अबाउट द एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। मुस्लिम्स हों, हिंदू गर्ल्स हों, राइट, जो भी उनकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी रिलीजन की, मैं एसेंशियल चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। तो उसमें उनके पेरेंट्स, फैमिली, उनका सोशल एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, उस प्रकार की उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो रहती हैं। और ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस का जो डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अब किस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में आगे चलकर आएगी। जो सबरीमाला वर्डिक्ट जो था 2017 का, तो वो भी इसी डॉक्ट्रिन पर आधारित था। अब ये पूरा केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित साहब के पास पहुंच गया है और होपफुली आने वाले समय में CJI जो है वो इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी हमें प्रोवाइड करेंगे और ये पूरा जो हिजाब अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। आपके लिए एक प्रश्न है, राइट, ये चीज़ मैंने ओरली आपको समझाई थी, मुझे याद है।
हमने कुछ दिनों पहले बात की थी। प्रश्नों को आराम से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में, मैंने नाम भी दिया था आपको। तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद अदर पीपल। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।